नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मूल नक्षत्र का क्या होता है प्रभाव? मूल नक्षत्र के दोष कैसे होंगे खत्म? ग्रह दोष से कैसे मिलेगी मुक्ति? कैसे करें मूल शांति की पूजा? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। ज्योतिष की सटीक व्याख्या और फल के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ कठोर और कुछ उग्र होते हैं। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को ही मूल नक्षत्र, सतैसा या गंडात कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज हम अपने प्रोग्राम में नक्षत्र के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं मूल नक्षत्र और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का कैसा होता है स्वभाव। इसी के साथ ही ये भी जानेंगे कि जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पंडित जी, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और बताइए हमारे दर्शकों को कि जो मूल नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं उनके स्वभाव पर कैसा असर पड़ता है। जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी बच्चे का गुरु ग्रह और चंद्र ग्रह मजबूत है तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे अपने पिता व परिजनों के लिए काफ़ी शुभ माने जाते हैं। मतलब इनके जन्म के बाद परिवार में तरक्की होती है, धनागम होता है, परिवार कहीं न कहीं उन्नति करता है और किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र और बृहस्पति की युति गजकेसरी योग कही जाती है, राजाधिराज योग कहा जाता है। ऐसे योग में यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके परिजनों को किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। सब प्रकार से परिवार के लिए भी और अपने लिए वह बच्चा शुभ होगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय चंद्र के नक्षत्र की बात कही गई है। मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है। लगभग एक नक्षत्र में चंद्रमा 24 घंटे के आसपास भोग करता है, कभी 23, कभी 22, ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे से लेकर 24 से 27 घंटे के मध्य का एक नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करता है। इसी नक्षत्रों की स्थिति का आकलन करके उसकी राशि बताई जाती है और उसी नक्षत्र के अनुसार शुभ अशुभ उसके जीवन में क्या घटनाएं भविष्य में होंगी, कैसी सेहत होगी, कैसी पारिवारिक जीवन क्या होगा, यह बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। अन्य जो ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, राहु, गुरु, इसी तरह चंद्रमा भी इन नक्षत्रों की परिक्रमा करता है, इनमें गोचर करता रहता है। इस दौरान जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र कहे जाते हैं। उसी में से जिस समय बच्चे का जन्म होता है चंद्रमा जिस सितारे पे गोचर कर रहा होता है, भ्रमण कर रहा होता है, वही उस बच्चे का जन्म नक्षत्र कहा जाता है। जब किसी का जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा की स्थिति के कारण से ही राशि का भी निर्माण किया जाता है और इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग परिणाम या यूँ कहें कि उसका शुभ या अशुभ फल बताया गया है। इन नक्षत्रों में से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो कोमल नक्षत्र कहे जाते हैं, मृदु संज्ञक जिसको कहा जाता है, कुछ कठोर हैं, कुछ उग्र संज्ञक कहे जाते हैं। इन्हीं जन्म नक्षत्रों के आधार पर ही किसी बच्चे के भविष्य के बारे में बताया जाता है। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों में मूल नक्षत्र, सतैसा जिसे हमारे यहाँ कॉमन भाषा में कहा जाता है, या गंडमूल, गंडांत कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 6 मूल संज्ञक नक्षत्र बताए गए हैं। बहुत स्पष्ट बात आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। एक तो मूल स्वयं मूल के नाम से विख्यात है, मतलब एक ऐसा नक्षत्र है जिसे मूल कहा ही जाता है। लेकिन इस मूल के अतिरिक्त 5 और ऐसे नक्षत्र हैं जो मूल संज्ञक कहे जाते हैं, मतलब मूल की ही जैसे वो फल करते हैं। इसमें सबसे पहले मूल तो मूल हो ही गया, ज्येष्ठा, अश्लेषा और अश्वनी, रेवती, मघा, ये जो है ये 6 मूल के नक्षत्र हैं। जो बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है उसके सेहत और स्वभाव पे सीधा कुछ न कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। माना जाता है कि 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र का विशेष प्रभाव नहीं रह जाता है, लेकिन यह पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है। अगर एक बार किसी का जन्म जिन ग्रह स्थितियों में हो जाता है उसका असर पूरे जीवन रहता है, क्योंकि सीधा असर जो बाल्यकाल में सेहत पे पड़ा
जो शिक्षा पे पड़ा, वही शिक्षा वही सेहत पूरे जीवन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव शरीर पे, मन पे, विद्या बुद्धि पे रहता है। जब किसी बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हो जाता है तो मान लीजिए मूल नक्षत्र के किसी ऐसे चरण में जन्म हुआ है जो पिता के लिए दोषी है, तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने नवजात शिशु का मुख तब तक न देखे जब तक कि उस मूल की शांति न हो जाए। कहीं न कहीं ऐसा करने से जहाँ बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी, वहाँ पिता भी उस मूल के नक्षत्र का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उससे भी वह परिवार बच सकता है। कहीं न कहीं मूल नक्षत्रों के बारे में ये जान लीजिए कि सब प्रकार से न बुरा है न अच्छा है। कुछ नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं, अलग अलग चरणों के अलग अलग फल कहे जाते हैं। यह देखा गया है कि बच्चे के जन्म की स्थिति के समय नक्षत्र की स्थिति क्या है, उसे किस चीज़ की समस्या हो सकती है, इसका निर्धारण माता पिता की कुंडली भी देख करके किया जा सकता है। लेकिन विशेष तरह से बच्चे के जन्म के नक्षत्र के चरण के आधार पे ही यह करना चाहिए। जब तक आप उसके मूल की जानकारी न हो जाए तब तक आप कोई निर्णय ना लें। मूल की अगर जानकारी हो गई तो मूल की विधिवत शांति करा लें। जैसे शांति का विधान यह है कि हर नक्षत्र एक बार जब गोचर किया चंद्रमा, दोबारा उस नक्षत्र पे 27 दिन बाद ही गोचर करेगा, और जिस दिन वह दोबारा 27वें दिन वह मूल नक्षत्र आए उसकी विधि विधान शांति कराइए। हाँ, ऐसी कुछ एक पुरानी ज्योतिष की किताबों में है कि 8 वर्ष के बाद किसी भी मूल नक्षत्र का प्रभाव अधिक नहीं रहता है, लेकिन यह पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ विशेष प्रभाव दिखाई देता रहता है। प्रायः अगर मूल खराब है, उग्र मूल है, तो ऐसे में ओम नमः शिवाय का जप करना बच्चे के लिए, बच्चे के परिवार के लिए ठीक रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, माता पिता को अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए पूर्णिमा का उपवास भी काफ़ी अच्छा फल कर सकता है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वालों का क्या फल होता है? प्रभावी मूल नक्षत्र कौन से हैं? क्या वो अधिक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? पंडित जी से आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, गंड मूल नक्षत्र के दोष को शांत करने के लिए, मूल शांति कराने से पहले यह आपको जान लेना आवश्यक है कि असल में ये दोष है क्या, और इस दोष का दुष्प्रभाव आपके बच्चे या आपके परिवार पे क्या हो सकता है। गंड मूल के नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा मूल, ये नक्षत्र 6 नक्षत्र आते हैं। इन सभी नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं, और इन चरणों के अनुसार जातक के माता पिता, भाई बहन या परिवार या स्वयं पे किसी परिवार के अन्य सदस्य पे कुछ अलग अलग प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। गंड मूल नक्षत्रों में जन्मे जातक अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी कभी कभी पीड़ादायक हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा देव रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में स्थित है तो वह व्यक्ति मूल नक्षत्र का माना जाएगा, और आप इन 6 नक्षत्रों में अगर पैदा हुए हैं तो आप मूल शांति जरूर कराएं। और चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार ही आपको यह शांति करानी चाहिए जब दोबारा उस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करे। जैसे रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में, अश्लेषा के 4थे चरण में, मघा नक्षत्र के पहले चरण में, ज्येष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में, और मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जब किसी जातक का जन्म होता है तो कहीं न कहीं यह गंडमूल दोष लगता है। ये दोष चंद्रमा के इन 6 नक्षत्रों के किसी एक नक्षत्र में से किसी एक विशेष चरण में होने से बनता है। प्रत्येक कुंडली में गंडमूल दोष अपना अलग अलग प्रभाव देता है, इसलिए इसके समाधान करने से पहले यह पता आपको कर लेना चाहिए कि चंद्रमा किस चरण में स्थित है, क्योंकि गंडमूल दोष कौन सा बन रहा है, किसी जातक की कुंडली में क्या स्थिति है, इसका बिना जानकारी के कोई पूजा या कोई उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा दोष लगता है यह जानना बहुत जरूरी है। अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाले मूल संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं। इसमें अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक के लिए यह जो नक्षत्र है, पहला चरण, यह शुभ होता है। वहीं दूसरे व तीसरे चरण में धन की हानि और माता को कष्ट कहा जाता है। चौथे चरण में अगर अश्लेषा के जन्म हो जातक का तो कहीं न कहीं पिता को कष्ट देता है, पिता की सेहत ठीक नहीं रहती है। मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि किसी बच्चे का जन्म हो तो बड़े भाई के जीवन को कष्ट देता है। वहीं दूसरे चरण में छोटे भाई के लिए, तीसरा चरण माता और चौथा चरण पिता को कष्ट देता है, तो कहीं न कहीं मघा की मूल शांति आवश्यक हो जाती है। वहीं जब हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार को अगर जन्म है तो ऐसे योग में उत्पन्न होने वाली कन्या कहीं न कहीं अपने भाई के लिए कुछ घातक योग लेकर के आती है, मतलब भाई के सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला एक यह नक्षत्र माना जाता है।
तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि किस मूल के नक्षत्रों में कम नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये जो 3 हैं ये उग्र कहे जाते हैं। मतलब इनका प्रभाव अधिक रहता है जीवन पे। प्रभाव क्या, नकारात्मक प्रभाव अधिक रहता है। रही बात अश्वनी नक्षत्र की, तो अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक के पिता के जीवन को कष्ट जरूर देता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं रहता है। इसके दोष का सारा नकारात्मक प्रभाव जातक के पिता के ऊपर पड़ता है। दूसरे चरण में अगर अश्वनी के जन्म है तो ऐसे जातक का जीवन सुखमय रहता है, ऐश्वर्य से भरा रहता है। वहीं तीसरे चरण में अगर जन्म है तो कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, व्यक्ति यशस्वी होता है। अब बात करते हैं मूल नक्षत्र की। मूल, जो मूल के नाम से ही जाना जाता है 27वें नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में कहा जाता है कि मूलाद्य पादे पितरम निहन्याद द्वितीय के मातर माशु हंति तृतीयज वित्त विनाशक स्वा चतुर्थ पादे संपत्ति सौख्यम। मतलब यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो जातक के पिता निहंतम, पिता को कष्ट देता है। अगर जातक कभी कभी ये अपने पिता की सेहत के साथ साथ उसके धन की भी हानि कराता है। वहीं दूसरे चरण में अगर जन्म लिया है बच्चा तो वह जातक के माता को कष्ट मिलता है। अगर यही बच्चा तीसरे चरण में जन्म लिया है तो अपने परिवार, अपने कुल के धन को नुकसान पहुंचाता है। और अगर यही चौथे चरण में मूल के जन्म है बच्चे का तो सब प्रकार से शुभकारी, सर्व प्रकार से लाभप्रद, परिवार की उन्नति, उसकी खुद की सेहत, शिक्षा बहुत अच्छी रहती है। कुल मिलाकर के मूल नक्षत्र का मामला ये है कि 3 चरणों में अगर जन्म होता है तो वह पीड़ादायी है, लेकिन अगर चौथे चरण में जन्म है किसी बच्चे का तो वह बच्चा यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और जीवन में सब सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। यह भी मूल संज्ञक नक्षत्र है, लेकिन रेवती कहीं न कहीं मृदु स्वभाव में आता है, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव खराब नहीं देखने को मिलता है। रेवती नक्षत्र में अगर जन्म है और रविवार का दिन है तो कहीं न कहीं यह योग कन्याओं के लिए ठीक नहीं माना जाता है। ऐसी कन्याएं कहीं न कहीं विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष के लिए कुछ जो है पीड़ादायी होती हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो ऐसे में आपको मूल शांति करानी चाहिए कन्याओं के लिए। लेकिन जब बात हम पुरुषों करते हैं तो पुरुष के कुंडली में अगर मूल नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र रेवती है तो ऐसे में कुछ अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। मान लीजिए पहले चरण में अगर जन्म हुआ है तो यह नृप समान कहा जाता है, मतलब राजा के समान ऐसे लोगों का जीवन होता है। लेकिन दूसरे चरण में अगर जन्म है तो पद प्रतिष्ठा, मतलब सरकारी अधिकारी का योग होता है। तीसरे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। लेकिन चौथे चरण में अगर जन्म हुआ है तो कहीं न कहीं यह ठीक नहीं माना जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा ऐसे बच्चों को रहती है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है तो आपको मूल शांति जरूर करानी चाहिए। क्या मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों को बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कोई पूजा या उपाय का प्रावधान है? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए कि अगर मूल नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अगर उसे बचाना है तो क्या कोई पूजा का प्रावधान है? कैसे पूजा पाठ करना चाहिए वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मूल शांति की एक विधि विधान है, उसका एक विशेष प्रावधान है, उसकी पूजा की विधि दी गई है। किसी भी जातक का जन्म किस नक्षत्र में होगा यह उसके हाथ में नहीं होता है। इसलिए गंड मूल नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हर प्रकार की बाधा को हटाने के लिए कुछ उपाय उसके परिजनों को कर लेना चाहिए। जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उनके परिवार वालों को अपनी संतान के हित के लिए मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, जिससे अनेक प्रकार के दोष, कष्ट, पीड़ा कम हो जाते हैं। इन दोष से मुक्ति पाने के लिए गंड मूल शांति पूजा का विधान है, जो सामान्य से कुछ थोड़ी सी अलग होती है। क्या करना है? जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र से संबंधित देवता की पूजा करनी चाहिए। उस नक्षत्र के मंत्र का जप कराना चाहिए 27,000। इससे उस नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अश्वनी, मघा, मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों को गणेश जी की विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माह के किसी भी एक बुधवार या गुरुवार को हरे रंग का वस्त्र, लहसुनिया
किसी भी एक वस्तु का आप दान कर सकते हैं या सब वस्तुओं का एक साथ दान कर सकते हैं। गणेश मंदिर में झंडा लगाना भी शुभ होता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को बुध ग्रह की साधना, पूजा, जप यह फलदायी होता है। इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में जन्मे जातक को बुधवार के दिन हरे सब्जियां या हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। पन्ना भी, कांसे का बर्तन, ये वस्तुएं आप दान करके नक्षत्र पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों के साथ साथ कई ऐसे उपाय हैं जो अधिक प्रचलित हैं, जैसे गंडमूल में जन्मे बच्चों को ठीक 27वें दिन उनकी मूल शांति कराना। सबसे अच्छा, सबसे सटीक उपाय यही कहा जाता है। क्या करना है? 27वें दिन जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, जब 27वें दिन बाद वह पुनः नक्षत्र आए, उस दिन एक घर में छोटी पूजा का आयोजन कीजिए। पूजा के दौरान आप अपने जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है उस नक्षत्र के देवता का जप कराइए, उस नक्षत्र के मंत्र का 27,000 जप कराइए। भगवान श्री हरि विष्णु शालग्राम की पूजा कराइए। इसके साथ साथ एक पात्र में देसी घी में उस बच्चे का पहले छाया देखिए, फिर उस छाया में उस बच्चे का मुख दर्शन कीजिए। यह मूल शांति की वैदिक और सबसे सटीक विधि है मूल शांति की। यह करने से बच्चे को मूल का दोष कतई नहीं लगेगा, उसका जीवन सुखमय रहेगा। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और अभी तक जाने अनजाने में आपने मूल शांति नहीं कराई है, तो हो सकता है कुछ बुरे प्रभाव जीवन में आ रहे हों, खास करके सेहत को लेकर के या करियर को लेकर के। तो ऐसे में आप स्वयं उस नक्षत्र के देवता के या उस नक्षत्र के मंत्र का 27,000 जप कर लीजिए। भले आप 1 सप्ताह में या 15 दिन में कर सकते हैं। करके कुछ आहुति उस नक्षत्र के मंत्र से दे दीजिए। यह मूल शांति करने से आपके जीवन में जो सेहत या करियर संबंधी समस्या है वह भी ठीक हो सकती है। तो पंडित जी ने आज आपको बताया कि मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी सेहत और स्वभाव का कैसा प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है और उसको ठीक कैसे उपाय के जरिए किया जा सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।